ओके फाइन, लेट्स गो एट एवरीबॉडी। अमेंडमेंट हम लोग आगे का देखते हैं। हम लोगों ने बेसिक क्या देख लिया है कि 115 बीएसी आ चुका है, तो उसके स्लैब रेट्स अलग है। इट इज नोन एज कंसेशनल स्लैब रेट्स, कंसेशनल टैक्स रेट्स। बट ऑब्वियसली कुछ बेनिफिट्स छोड़ने पड़ेंगे, तब आपको बच्चे बेनिफिट मिलेंगे ये वाली स्लैब रेट्स के बराबर है। यस, देन वो हम लोग को थोड़ा सा देखने के बाद देन वी हैव आल्सो सीन द कंसेप्ट ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, राइट। वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं अबाउट योर बेसिक कंडीशन नंबर 2। हम लोगों ने बच्चों लास्ट टाइम देखा था काफी सारा, हाँ या ना? यस एवरीबॉडी। देन उसमें एक नया कंसेप्ट भी आया था बच्चों, अबाउट डीम्ड रेसिडेंट, सेक्शन 6 तुम्हारा कौन सा सबसेक्शन 1A वाला, क्लॉज 1A वाला, बराबर बच्चों? यस, ये भी तुम्हारा आया था है ना, 6(1)(a) वाला। डन टिल योर राइट। चलो आगे बढ़ता हूँ। एग्जेम्प्ट इनकम में तुम्हारा जो 10AA है ना एवरीबॉडी, 10AA, उसमें कुछ खास एज सच अमेंडमेंट नहीं है। बस उन्होंने क्या बोला था कि विद इन अ पर्टिकुलर टाइम आपको आपका मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाना चाहिए, चेक करना बच्चों। तो इस बार बिकॉज ऑब्वियसली 2020 के लिए, सुनो मेरी बात, वट एवर ड्यू डेट्स वर देयर फॉर 2020, उनको बच्चों थोड़ा थोड़ा सा एक्सटेंशन मिला है, ओनली बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से, ठीक है। चेक कर लेना कि जिनको शुरुआत करना था बच्चों ऑन और बिफोर 31 मार्च 20, ठीक है। यस टिल योर, and manufacture or produce articles or things and has still not begun till 31st March 20। बच्चों जिनको अप्रूवल मिल चुका था, सुनो मेरी बात, इन केस वेयर लेटर ऑफ अप्रूवल दे चुके थे हम लोग, ठीक है, गवर्नमेंट एंड गिवन ऑन और बिफोर 31st March 20, ओके, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली दे कुड नॉट स्टार्ट देयर मैन्युफैक्चरिंग बाय 31st March 20। यस और नो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सुनो मेरी बात, 10AA में बच्चों वी सी, हाँ वी सी इंपॉर्टेंटली कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कब शुरू किया था, आर यू अंडरस्टैंड लिया? सो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज इंपॉर्टेंट। कहाँ गया, अगर मैं तुमको एक्चुअल में दिखाऊं तो 10AA बच्चों, डू यू रिमेंबर? ऑब्वियसली, है ना? तो हम लोग बच्चों 10AA का डिडक्शन कब देते हैं, चेक करना। विच हैज बिगन, ओके, विच हैज बिगन और begins to manufacture or produce articles or things। तो बच्चों ओनली परमिशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग शुड बिगिन, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना? तो कंपेयर टू लास्ट ईयर बच्चों उन्होंने थोड़ा सा तुमको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया है। व्हाट इज द रिलैक्सेशन, चेक। तो अगर आप एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग नहीं शुरू कर पाए टिल 31st March 20, देन डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स थिंग्स हैज बीन एक्सटेंडेड टू 31st March 21। दैट्स इट। और सच अदर डेट अगर गवर्नमेंट को लगे पोस्टपोन करना तो पोस्टपोन कर सकते हैं, ओके क्लियर? तो कुछ नहीं है, उन्होंने मतलब परमिशन मिल चुका है बिफोर 31st March 20, बट अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ था बिफोर 31st March 20, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बच्चों 31st March 21 देके रखा है। डिड यू अंडरस्टैंड क्लियर? उतना ही थोड़ा सा चेंज है। I am not expecting questions. Pay attention. I'm not expecting questions based on COVID extensions. Because of COVID, बच्चों जहां जहां कुछ कुछ relaxation दिए थे, it is a temporary change. It is not a kind of permanent change. ठीक है? So I'm not expecting as such. Fine, everybody. Example is फटाक से हम लोग देख लेते हैं बच्चों। If SSZ unit had received necessary approval by 31st March 20 and begins manufacturing by on or before 31st March 21, तो still बच्चों it is valid, it is allowed to take what deduction of 10AA, ठीक है? Then it will be deemed to have begun article production during AY 2021 itself, okay clear? And would be eligible for, you can say, exemption under section 10AA। yes everybody, done? समझे सभी को यहाँ तक? Yes. तो बस मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो एक्सटेंशन करके दिया उनको 1 साल का, बट अप्रूवल तो बच्चों बिफोर 31st March 20 ही होना चाहिए था। क्लियर? फाइन। चलो हाउस प्रॉपर्टी देख लें हम लोग एवरीबॉडी। हाउस प्रॉपर्टी में बच्चों एज सच इनहेरेंट कोई चेंज नहीं है। एज सच इनहेरेंट मतलब फॉर हाउस प्रॉपर्टी कोई चेंज नहीं है। मतलब अगर आपको पता रहेगा एसओबी कितना अलाउड है अभी बच्चों, एसओबी हाउ मेनी यूनिट्स आर अलाउड, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज आर अलाउड बच्चों? 2 units. 2 यूनिट्स आर अलाउड है एसओबी, बराबर है। Yes. इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एज स्टॉक इन ट्रेड, इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एज स्टॉक इन ट्रेड कितना टाइम अलाउड है एज जीएवी एज निल? 2 years from the From end the of the financial year. in which 2 years from the end of the financial year in which, मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर कंसीडर करेंगे हम लोग जिसमें जिसमें कंस्ट्रक्शन? कन्वर्टेड टू द, हाँ जब कन्वर्ट हुआ तो सेल्फ पीजीबीपी में मत जाओ, ऑक्यूपेंट। ना ना ना, यू आर मिक्सिंग पीजीबीपी विद कैपिटल गेन, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू असेट एंड ऑल ऑफ दैट, और वाइस वर्सा। ओके, कुछ पता है कि मतलब बता दूं यहाँ पे बच्चों सब लोगों को? चलो फटाक से देखा बता दो तुमको। स्टॉक इन ट्रेड अगर है बच्चों,
मतलब कोई मान लो बिल्डर है, रियल एस्टेट वाला है ना, तो ही कंस्ट्रक्ट्स हाउस प्रॉपर्टी, है ना बच्चों, क्लियर है? यस। तो गवर्नमेंट ने कहा इसके ऊपर हम लोग रेंट चार्ज करेंगे। ऐसे कोई हाउस प्रॉपर्टी है जो रेडी हो चुकी है तो उसके ऊपर हम लोग रेंट चार्ज करेंगे। वाई रेंट? वी विल कंसिडर एज डीम टू बी लेट आउट, डीम टू बी लेट आउट। बट उन्होंने क्या बोला है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है कि जो, सुनो मेरी बात बच्चों, जो साल में हाउस प्रॉपर्टी आपका एज अ स्टॉक इन ट्रेड रेडी हो चुका है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, आपका असेसी कौन है? रियल एस्टेट बिल्डर, ओके, या बिल्डर है फिर रियल एस्टेट वाला, उसने स्टॉक एंड उसने हाउस प्रॉपर्टी बनाई, बट हाउस प्रॉपर्टी फॉर हिम इज ऑब्वियसली स्टॉक इन ट्रेड, बराबर है बच्चों। ही विल गेट 2 years, 2 years बच्चों फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जिसमें बच्चों कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन हुआ है, जिसमें बच्चों कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन हुआ है ना, वो साल छोड़ के, मतलब वो साल का फाइनेंशियल ईयर का एंड, वहां से 2 साल तक बच्चों आपका जीएबी विल बी टेकन एज व्हाट? नील। उसके भी बाद अगर आपकी प्रॉपर्टी बेची नहीं गई है या फिर आपने एक्चुअली कोई रेंट पे नहीं दिया है, देन फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, अगले साल से बच्चों क्या हो जाएगा? डीम टू बी लेट आउट। ये याद है बच्चों सभी को? पहले क्या हुआ करता था, 2 साल पहले बच्चों क्या था? इट वॉज ओनली 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। अभी बच्चों क्या है? 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड। समझा सभी को? ऑल ऑफ यू? यस सर। तो एज सच बच्चों हाउस प्रॉपर्टी में कोई लिमिट नहीं है। चलो फटाक से मुझको बोल दो, मतलब थोड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसलिए मैं करवा रहा हूँ। 24B में बच्चों, 24B पता है, रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, उसका सीलिंग लिमिट क्या है फॉर लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट? 2,30,000. इट इज, देयर इज नो लिमिट फॉर लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट, अरे हाँ. बराबर है? सॉरी। या फिर एसओपी एंड अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बच्चों, अब इसमें क्या क्या लिमिट है बताइए? if the loan was taken before 1/4/19 पहले अमाउंट 30,000 2 lakh 30,000 एंड एंड 2 लाख 2 लाख 30,000 कब मिलेगा बच्चों? for जब रिपेयर्स के लिए होगा, बोलो बोलो, Even- रिपेयर्स रिन्यूअल, रिपेयर्स और रिकंस्ट्रक्शन के लिए होगा तो, या फिर if it loan was taken before 1/4/1999 वेरी गुड, इफ लोन इज टेकन प्रायर टू 1/4/1999, सही बात है? यस चलिए, हाँ. चलो Yes. वेरी गुड। ये तो दो मेन रीजंस तो है ही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा चलो मुझको बताओ बच्चों, 2 लाख के पहुंचने के लिए क्या क्या तुमको करना पड़ेगा? मतलब व्हाट ऑल कंडीशन शुड बी सैटिस्फाइड? लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लिया होना कंस्ट्रक्शन या फिर चाहिए, और एक्विजिशन के लिए ही चाहिए, बराबर है? हाँ। वेरी गुड, आगे। 1/4/1999 के बाद में लिया 1/4/99 लिया तो क्या होगा? 30,000. 30,000 या 2 लाख? 30,000. नहीं, रॉन्ग आंसर। ऑन और आफ्टर 1/4/1999 है वो, ठीक है, चेक कर लो, दिखाऊं? हाँ. हाँ चलो ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी के ऑन और आफ्टर 2 लाख दिख रहा है? अरे ऑल ऑफ यू हाँ या ना, कुछ तो जल्दी बोलो। yes sir हाँ हाँ हाँ. यस सर। एक चीज तुमको मैं कहना चाहता हूँ एज अ नॉर्मल, तुमको जल्दी समझ जाएगी। कोई भी चेंजेस जो होता है ना, चेंजेस, इट इज फ्रॉम अ न्यू असेसमेंट ईयर, ओके। मतलब 1 अप्रैल, इसलिए आपको iOS में भी सीजी में भी बच्चों कुछ ना कुछ चेंजेस देखेंगे, इट इज ऑलवेज फ्रॉम एज सच 1 अप्रैल। अगर तुमको बच्चों ये याद है सेक्शन 10 में तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाला, लाइफ इंश्योरेंस याद है कुछ? अनलिमिटेड प्रीमियम अमाउंट, 20% 10% प्रीमियम, सॉरी 20% प्रीमियम हाँ 20. एंड 10% वाला, याद आ रहा तुमको ये 3 लिमिट्स? हाँ. इवन ऑल ऑफ देम आर नॉट इन द मिडिल ऑफ द ईयर ना, वो 1 अप्रैल के आगे चालू हो जाएगा, समझ रहे हो? व्हाई? क्योंकि बच्चों बजट हर साल आता है, तो हर साल वाला बजट बच्चों एप्लीकेबल कब से होगा? 1 अप्रैल से तो होगा। इसलिए कोई भी जो न्यू होता है ना बच्चों, अलग अलग, मोस्ट ऑफ द केसेस आपको बच्चों 1 अप्रैल से ही दिखेगा, समझे? कभी डाउट आया तो? अंडरस्टूड? yes sir आई एम yes जस्ट टेलिंग ऑन अ वेरी जनरल लेवल, ठीक है? इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट कि ऐसा ही रहेगा, बट 99% तुमको ऐसे ही दिखेगा बच्चों। 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स, मतलब इंक्लूडिंग 1 अप्रैल बच्चों नया रूल एप्लीकेबल होगा। गॉट इट एवरीबॉडी? चलो आगे बढ़ो, तुम लोग ही आंसर दो मुझको, आगे क्या था? तो लोन इज फॉर कंस्ट्रक्शन एवरी एक्विजिशन टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/99, आगे बोलो। construction was कंस्ट्रक्शन completed completed in 5 years 5 years Within 5 years. within 5 years आगे within विद इन 5 इयर्स के आगे क्या? पूरा वहां पे खत्म नहीं होता आंसर, विद इन 5 इयर्स ऑफ। और 5 साल कहाँ से पकड़ू मैं, कहाँ से पकड़ू? जब sorry से लोन लिया है. जब से लोन हाँ, लिया है, वाह वाह वाह, disbursement जब से तेरे नैना वाला, जब से लोन डिसबर्स किया तब से 5 साल? नहीं, गलत आंसर। वो तुम्हारा पे कंसेशन पीरियड में काउंट होता है, जब से लोन लिया जब- तब से विद इन 5 इयर्स। जब से अप्रूव हुआ है. नहीं, गलत आंसर। डिसबर्समेंट अप्रूवल एक ही बात होगी, ऑलमोस्ट। पहले अप्रूव होगा फिर डिसबर्स होगा, वो अलग बात है।
from construction starting date. Wrong answer. ए माँ Sir, माता जी, मैं अमेंडमेंट कराऊं या प्रॉपर भी कराऊं? तुम लोग बैठ जाओ मेरे लेक्चर में, फिर रेगुलर लेक्चर में भी। विद इन 5 years, अरे कोई तो आंसर दो। विद इन 5 years फ्रॉम, ना within 5 years from the end of the financial year in which loan was borrowed. नहीं आया ना? सर वो सर्टिफिकेट है ना कुछ तो भी, सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर्स। वो अलग बात है, वो एक्स्ट्रा बात है। ओके। बट आपको 5 साल के अंदर एक्विजिशन या फिर कंस्ट्रक्शन खत्म करना है। अरे बट 5 साल कब से? फ्रॉम द एंड फाइनेंस ऑफ in द which the capital was borrowed. एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच लोन और कैपिटल वाज बोरोड। एक ही बात है, लोन कैपिटल एक ही बात। समझ रहे हो कि नहीं Oh समझ yeah, रहे? sorry, it wasn't disbursement, it was borrowing of एंड ऑफ loan. द फाइनेंशियल ईयर, बट डेट ऑफ डिसबर्समेंट अप्रूवल की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। एंड ऑफ द फाइनेंशियल, समझ रहे हो? Yeah. ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑल ऑफ यू गॉट इट क्लियर? Yes. आंसर जा रहा है कुछ लोग। ठीक है, तो लोन इज फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन बोरोड ऑन और आफ्टर 1499। आगे एक्विजिशन या फिर कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 years 5 of the years end of the from the end financial of year the in which it financial was year. borrowed। समझे? Yeah, बाद में आपको and for, लेंडर से it should be सर्टिफिकेट भी लेना है, वो अलग बात है। लेंडर ने आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना चाहिए कि हाँ भाई ये इंटरेस्ट था, तब जाके बच्चों को 2 लाख मिलेगा, मतलब अमाउंट मिलेगा ऑफ डिडक्शन ऑफ 24B अपर लिमिट, सीलिंग लिमिट, बराबर है। अदरवाइज कुछ ना कुछ अगर आपकी चीज उसमें मिस हो गई, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, देन बच्चों को क्या हो जाएगा, फिर से 30,000। बराबर है? हाँ या ना? ऑल ऑफ यू यस। पक्का? चलो सुनो मेरी बात, लेट मी गिव यू अ क्विक एग्जांपल। मान लो एक असेसी है बच्चों, ए भाई ये क्या हो गया? मान लो बच्चे एक असेसी है, उसके पास 2 हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2। ओके बच्चों, दोनों एसओपी है, हाँ या ना? एवरीबॉडी पक्का? ऑल ऑफ यू? Yes. सर एक डिम टू लेट आउट पकड़ेंगे। तो लेटर कब आता है? so 2 SOPs are allowed. मैंने कौन सी उर्दू में बोला था, हिब्रू में बोला था? 2 प्रॉपर्टीज एसओपी चलते हैं। ये लास्ट ईयर का अमेंडमेंट है, मतलब 2019 का अमेंडमेंट है। ओके Yes. ऑल ऑफ यू? तो 2 एसओपी चलते हैं, 2 से ज्यादा एसओपी हो गए तो तीसरा, चौथा, पांचवा जो deem भी let रहेगा out. या फिर लेट आउट या फिर डीम लेट आउट, जो भी रहेगा मतलब। ओके यस। अब सुनो मेरी बात, लेट मी चेक। अगर मान लो बच्चों एक असेसी, उसके पास 2 एसओपी है। ओके, एक एसओपी का लोन उसने 14/19/95 में लिया, और दूसरे का बच्चों मान लो 1 जून 2015 में लिया, और बाकी के कंडीशन सब बच्चों फॉलोड है। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय क्वेश्चन? एक असेसी है, Yes. उसके पास 2 एसओपी है, ठीक है। एक एसओपी का उसने लोन 14/1995 में लिया था, और दूसरे एसओपी का लोन उसने 1/6/2015 में लिया था, और बाकी सभी के कंडीशन मतलब फॉलोड है, ठीक है। तो कैन यू टेल मी बच्चों 24B वो कितना ले पाएगा? सर पहले वाले के लिए 30,000, दूसरे वाले के लिए 2 लाख। किसने आंसर किया? विजय ने किया क्या? नहीं. किसने किया? ऐसे नाम बोलने में शर्म आ रही नहीं? यूट्यूब पे नहीं जा रहे हैं, Sir, टेंशन। total 2 lakh ही आएगा ना लोन तो. मैंने हाँ मतलब दैट इज माय क्वेश्चन। यहाँ पे 30,000 किसने बोला, और यहाँ पे किसने 2 लाख बोला, है ना? Sir, but total loan amount only is valid up to 2 lakh. टोटल Yes. लोन अमाउंट नहीं, इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट डिडक्शन। हाँ, sorry, interest. It cannot exceed 2 lakh. फैंटास्टिक, दैट इज व्हाट आई वाज कमिंग टू, मतलब मुझको यही पॉइंट करना था तुम्हारे साथ। ओके सुनो मेरी बात बच्चों, कोई लोग शायद अब मुझको आंसर देंगे ऐसा कि इसका 30,000 और उसका 2 लाख, और टोटल मिला के 2,30,000 वो पहले हुआ करता था, अभी वो निकाल दिया गया। उन्होंने बोला आपके जितने भी एसओपी रहेंगे, सुनो मेरी बात प्लीज ध्यान देना, आपके जितने भी एसओपी रहेंगे, कुछ भी कर लो, भले वो पुराने रहने दो, नए रहने दो, लोन 30,000 का सेलिंग लिमिट रहने दो, 2 लाख का रहने दो, कुछ भी रहने दो, पर एंड सिंगल एसएससी कैन नॉट नाउ टेक फॉर एसओपी प्रॉपर्टीज बच्चों डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, इट विल नॉट बी बच्चों नाउ मोर देन 2 लाख रुपीज। ये समझा सभी को? ऑल ऑफ यू? Yes. मतलब ये ऑलरेडी लास्ट ईयर ही था, मतलब मैं अमेंडमेंट की बात भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस। यस एवरीबॉडी फाइन? Yes. Yes. ओके, Sir, actually I did this mistake in my paper, so I remember this.
दे विल ऑब्वियसली आस्क यू अबाउट अमेंडमेंट ओनली यार, है ना? तो Yeah. और उन्होंने लाइक आई सेड आईसीएस स्टडी मटेरियल में बहुत सारे बहुत बढ़िया क्वेश्चंस दिए नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो एंड बट दे आस्क ऑन अमेंडमेंट, ठीक है? चलो आगे बढ़ी फिर हम लोग। चलो 115 देख लेते बच्चों। दैट मीन व्हाट डिड आई से, इनहेरेंट चेंज नहीं है हाउस प्रॉपर्टी में, बट 115 बीएसी जो आ चुका है अभी, उसके वजह से जो चेंज होंगे वो हम लोग देख लेंगे एचपी में। समझ रहे हो बच्चों? मतलब कुछ 2 का 3 एसओपी हो गया है या फिर 2 लाख का 2.5 लाख हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? मतलब मेन चेंजेस एचपी में कुछ नहीं हुआ है, बस 115 बीएसी। अगर आपने बच्चों 115 बीएसी देखा था, मुझको जल्दी बताओ कुछ चेंजेस हुए थे एचपी में बच्चों? 24B, if I can see over here somewhere it was there, correct? All of you check over here. बता बच्चों, ध्यान दो। इंटरेस्ट ऑन लोन रिस्पेक्ट ऑफ एसओपी, इन रिस्पेक्ट ऑफ एसओपी मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई? नहीं मिलेगा, ठीक है? समझ रहे हो ऑल ऑफ यू? Yes. तो पहली बात तो तुम्हारा जो रेगुलर डिडक्शन है 24B का फॉर एसओपी प्रॉपर्टीज गॉन, नहीं मिलेगा, ठीक है? बाद में सर्टेन लॉसेस नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस नाउ यू कैन नॉट सेट ऑफ। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बच्चों मतलब तुम दूसरे इनकम से भी तुम सेट ऑफ कर ही नहीं पाओगे, हाँ या ना? क्लियर है? ओके क्लियर? एज वेल एज तुम तो ऑब्वियसली अगर तुम्हारा कोई दूसरे इनकम का कैरी फॉरवर्ड लॉस है, ध्यान देना, दूसरे हेड ऑफ इनकम का कैरी फॉरवर्ड लॉस है, लेट अस से दूसरा कैरी फॉरवर्ड लॉस है दूसरे हेड, ओके, वो भी आप बच्चों एचपी के इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। नहीं होगा। समझ रहे हो? Yes. एज वेल एज एचपी का लॉस आप किसी और से सेट ऑफ भी नहीं कर सकते हो, हाँ या ना? क्लियर? यस। उसका प्रॉपर इंपैक्ट देख ले हम लोग 115 बीएसी का ऑन एचपी, ओके? चेक करो, चेक करो। So deduction of 30,000 या फिर 2 lakhs under 24B will not be allowed only for which property let out or SOP or or deemed let out, only for SOP, बराबर है? अरे हाँ या ना? Yes. allowed for SOP अगर वो बच्चों 115 BAC में जाता है तो, यस। बाद में सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड HP losses, ओके, ब्रॉड फॉरवर्ड HP लॉस आल्सो एंड ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन भी रहेगा फ्रॉम करंट ईयर हाउस प्रॉपर्टी इनकम इज डिसअलाउड। मतलब सुनो मेरी बात, करंट ईयर में इनकम है या लॉस की बात करें हम लोग बच्चों, करंट ईयर का बच्चों आपका एचपी का इनकम है, ओके? तो आपका अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड बच्चों आपका एचपी का लॉस है वो गया, समझ रहे बच्चों? टेल मी ऑल, Yes. लेट मी जस्ट क्विकली से, अगर पीजीबीपी का कैरी फॉरवर्ड लॉस है, ओके, हाँ या ना? तो क्या Yes. करंट ईयर में बच्चों एचपी इनकम से हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं इन नहीं. रेगुलर केसेस? No. एचपी बच्चों किसको एक्सेप्ट करता है मुझको ये बताओ? एचपी जो इनकम है कौन से लॉसेस को एक्सेप्ट करता है बच्चों? क्वेश्चन समझ रहे हैं मेरा तुम्हें ऑल ऑफ यू? नहीं समझा क्वेश्चन तो पूछ लो कुछ। 2 लाख तक। हाँ हाँ ठीक है ना, 2 लाख तक करता है एटलीस्ट, यस। Yes. ओके ठीक है, मतलब करता तो है ना, मतलब वो सभी को एक्सेप्ट करता है ना बच्चों, हाँ या ना? हाँ। ओके ओके ओके, बट मुझको बताओ बच्चों, कैरी फॉरवर्ड एचपी लॉस वो बच्चों किससे सेट ऑफ होगा? Salaries. सैलरी या फिर पीजीबीसी किसी से। कैरी फॉरवर्ड अभी नहीं होगा। 115 बीएसी में, विदाउट 115 बीएसी पूछ रहा हूँ। सिर्फ एचपी से। वेरी गुड, हाँ जिसने भी आंसर दिया वो सिर्फ बच्चों करंट ईयर के एचपी इनकम से ही सेट ऑफ होता है, करेक्ट और रॉन्ग? राइट एवरीबॉडी, हाँ या ना? यस। तो कैरी फॉरवर्ड एचपी लॉस जो बच्चों करंट ईयर के एचपी इनकम से ही सेट ऑफ होता था। अब बच्चों 150 अगर आप बीएससी लेते हो तो वो भी चला गया, हाँ या ना? मतलब बच्चों ये क्या होगा, इसका ये लैप्स कहाँ जाएगा? दिस कैरी फॉरवर्ड एचपी लॉस विल नाउ लैप्स्ड, अंडरस्टूड क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes. चेक करो। सो ब्रॉड फॉरवर्ड योर एचपी लॉसेस एंड ब्रॉड फॉरवर्ड का डेप्रिसिएशन है, इट विल नॉट बी अलाउड टू बी सेट ऑफ फ्रॉम योर करंट ईयर एचपी इनकम ओनली इफ ऑब्वियसली व्हाट क्या करोगे बच्चों आप, अगर आपका करंट ईयर का एचपी इनकम है ओनली इफ यू आर गोइंग फॉर 115 बीएसी, बराबर है? एज वेल एज करंट ईयर बच्चों अगर एचपी लॉस है, हम बच्चों को सैलरी से एडजस्ट कर सकते हैं क्या मुझको बताओ? मतलब इन रेगुलर केस बिफोर 115 बीएसी, अगर 115 हाँ. बीएसी नहीं है और आपको हाँ, कर करंट ईयर में बच्चों एचपी का लॉस है, क्या हम उसको सब हर जगह बेच सकते हैं?
किधर भी जाके आओ और सेट ऑफ करवा लो, हाँ अलाउड था ना, आया ना, हाँ Yes. but now again in this case it will not be allowed if you are going for anything BAC. Okay everybody, so set off of current and HP losses from other heads of income will completely not be allowed. Clear? Okay everyone, यस सर। okay fine fine. कितना कर सकते थे बच्चों, इसमें कुछ लिमिट था? हाँ 2 लाख। ये भी 2 lakhs का था, सेट ऑफ का भी आपका लिमिट है ना बच्चों? यस, हाँ या ना, ऑल ऑफ यू? यस ठीक है, एक मिनट बस, मेरे नोट्स आई थिंक थे मेरे पास, ठीक है, एक ही मिनट ना बच्चों। सर क्या आप अमेंडमेंट का PDF डाल सकते हो ग्रुप पर? यहाँ पे गलती कर दी ना बच्चों अपन, मेरे को वही डाउट आया है ना। तुम्हारा अगर नॉर्मल बिजनेस लॉस है कैरी फॉरवर्ड वाला, वो कहीं और एडजस्ट नहीं होता ना, एनी अदर हेड ऑफ इनकम में नहीं जाता ना बच्चों, राइट और रॉन्ग? अगर आपका कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है बच्चों, इट इज एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट बिजनेस इनकम ओनली, नॉट अदर एनी अदर हेड ऑफ इनकम, आया ना, राइट? हाँ कैरी फॉरवर्ड की बात करो, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, ओके। करेंडर वाला बिजनेस लॉस तो बच्चों सभी के साथ एडजस्ट हो जाता है ना? Are you understanding what I'm telling you? Everybody, नहीं यस सर। एक काम करो सुनो, करेंडर सैलरी लॉस बच्चों कहाँ से एडजस्ट होता है? कौन से हेड ऑफ इनकम से लॉस होता है? कौन सा हेड ऑफ सर इनकम? सैलरी का लॉस भी नहीं होता है ना? वेरी गुड, हाँ वही तो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पहले पहले बात वेरी गुड। करेंडर बच्चों एचपी लॉस कहाँ से एडजस्ट होता है? करंट ईयर एचपी नहीं सैलरी मतलब हर जगह से, मतलब चलो मैं बाकी के हेड ऑफ इनकम की बात करूँ, ऑब्वियसली हाँ हर हर जगह जगह से से। अलाउ हो जाता है, सही बात है। हम्म, करंट ईयर पीजीबीपी लॉस, नॉर्मल पीजीबीपी लॉस कहाँ से एडजस्ट होता है? हर मैं बाकी जगह के से। सोर्स ऑफ इनकम की बात कर रहा हूँ। सभी से एक्सेप्ट हर सैलरी। जगह से। वेरी गुड, एवरीबडी एक्सेप्ट सैलरी, वेरी गुड। हम्म अभी तुम्हारा कैपिटल गेन, नहीं सर नॉर्मल बिजनेस ओनली कैपिटल गेन में बस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो लॉन्ग टर्म से ही सेट होगा, और शॉर्ट टर्म होगा Short तो term. शॉर्ट टर्म से और लॉन्ग टर्म से, दोनों से। तो बच्चों ये दूसरे हेड ऑफ इनकम की तरफ भागते क्या लोग लॉस सर वाले? नॉर्मल बिजनेस नहीं। लॉस तो अलाउ है ना सैलरी से। नहीं, कभी नहीं, कोई भी नहीं, सैलरी को कोई टच नहीं करता, ओनली एचपी, विदाउट एचपी, देख लेना आप। एचपी सॉरी, सैलरी को टच करने के लिए ओनली एचपी इज अलाउड, हाँ है ना बच्चों, Yes. है कि नहीं? Yes. Sir, even business loss is set off amongst business loss only. बिजनेस लॉसेस जो होते हैं वो बिजनेस इनकम से ही तो सेट ऑफ होते हैं, जैसे करेंटर टेक्सटाइल की बात कर रहा बिजनेस हूँ, वगैरह। करेंटर, वी आर इन करेंटर ना राइट नाउ, करेंटर ना, ओ ओके ओके। हाँ है ना? हाँ इधर हाँ क्या है, सॉरी, करंट ईयर बच्चों बिजनेस लॉस कहाँ से एडजस्ट होता है? एनी अदर हेड ऑफ इनकम से होता है कि नहीं होता है? होता है। कौन सा एक्सेप्ट सैलरी, Yes. विनिंग फ्रॉम। एक्सेप्ट सैलरी। हाँ या ना? HP एचपी से होता है? हाँ एक हाँ बार होता तो कुछ है तो फिक्स बता लो, ठीक है, मतलब एक बार कुछ तो फिक्स करवा लो। होता है होता है। चेक करो, कैन यू सी दिस टेबल प्रॉपर्ली? सेक्शन 72 दिख रहा है तुमको बच्चों? ओके, आया ना, ऑल ऑफ यू? नॉर्मल बिजनेस, यस कैन यू सी इंटर हेड, रो नंबर 2, इंटर हेड एडजस्टमेंट, कैन यू सी दैट? या इंटर हेड मतलब दूसरे हेड में जाएगा वो, मतलब दूसरे हेड की तरफ भागेगा, यस इट कैन गो टू एचपी ऑल्सो, हाँ या ना? हाँ सीजी ऑल्सो, यस, हाँ ओके, आईओएस ऑल्सो, बट एक्सेप्ट सैलरी, ओके, यस आया ना? ओके, देन अगर मैं आई किधर गया, आईओएस गया क्या अपना? अच्छा आईओएस तुम्हारा नीचे है, ठीक है, नीचे है, ये हुआ है शायद, चेक करो अगेन। आईओएस बच्चों दूसरे हेड ऑफ इनकम की तरफ जाता है, करंट ईयर आईओएस का लॉस बच्चों दूसरे हेड ऑफ इनकम की तरफ जाता है, यस जाता है, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट अगेन सैलरी। सैलरी, समझ रहे हो, आया ना? यस हाँ एवरीबॉडी, ठीक है ना? Yes. द बैलेंस लॉस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, इट शैल लैप्स, मतलब क्या आईओएस का बच्चों कैरी फॉरवर्ड होता है लॉस?
Are you understanding or no? हाँ होता है। होता है कितने सालों तक? लिमिट नहीं है कोई। अनलिमिटेड है? Are all of you sure of your answers? किसका लॉस? iOS. हाँ होता है ना। जिसके रहे उसकी 4 ईयर की लिमिट नहीं है सर, कितने साल के लिए भी कैरी फॉरवर्ड होता। कैरी फॉरवर्ड नहीं होता सर, सॉरी। क्यों आंसर है तुम्हारे पास कैसे, इसलिए तुमको पूछ रहा हूँ। iOS को लॉस बच्चों कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, नहीं होता। बैलेंस लॉस ऑफ iOS इज डज नॉट गेट कैरी फॉरवर्ड, वो लैप्स होता है। लैप्स समझते सभी को, मतलब लॉस, हाँ। डेड लॉस, डेड लॉस कहते हैं। कोई फायदे का लॉस नहीं है वो, मतलब यू कैन नॉट। हाँ वो अलग बात है, जो तुम्हारा लॉटरी विनिंग और हॉर्स रेस जो भी रहेगा उसका अलग है, ठीक है। उसको वो अलग वाले हो गए तुम्हारे, वो तुम्हारे स्पेशल केस हो गए, ठीक है। ये बस तुम्हारी ये वाला अलग है, मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज वाला, है ना। आया ना, वो 4 साल के लिए जाएगा। हाँ 4 है? साल के लिए। तुम्हारा वो बस भी जब ROI फाइल्ड होगा और हाँ वो कंडीशन बहुत सारे हैं, वो अलग बात है। फाइन, ओके डलिए, थोड़ा सा मतलब आई थिंक सभी को हो चुका रिवाइज, है ना। यस एवरीबॉडी, यस। yes, तो बस मेरा यहाँ पे तुमको कहने का मेरे को वही और लगा, ये अपने जब लिखा तो ये गलत है ना बच्चों, इसलिए तुमको मैं थोड़ा सा क्लियर करवा, ठीक है। ओके, अगर करंट ईयर का है तो करंट ईयर ऑब्वियसली यू कैन करंट, मैं यहाँ पे लिखूं करंट ईयर पीजीबीपी लॉस अगर है बच्चों, कैन इट बी सेट ऑफ फ्रॉम लेट अस से करंट ईयर एचपी इनकम, टेल मी दिस। ये अलाउड है, ऑब्वियसली दिस इज अलाउड। ओके एवरीबॉडी, आया ना एवरीवन, फाइन, पक्का, ऑल ऑफ यू। कोई तो आंसर दे दो फटाक से। क्या लैग हुआ है क्या कुछ? नो, ठीक है, फाइन। तो बच्चों एचपी कैरी फॉरवर्ड वाला एचपी जो था, मुझको ये बताओ, सुनो मेरी बात, कैरी फॉरवर्ड एचपी लॉस वो कहाँ से सेट ऑफ होता था? ओनली करंट ईयर एचपी एचपी से। इनकम से, बराबर करंट ईयर है ना। तो वो भी अभी नहीं होगा, बराबर है। एंड करंट का जो एचपी लॉस है बच्चों कहाँ से एडजस्ट होता है? वो कहीं से भी एडजस्ट होता था, बराबर है, पर 115 बीएससी में वो नहीं होगा। ओके एवरीबॉडी, यस, समझा? यहाँ तक क्लियर हुआ थोड़ा सा? यस सर। यस। अब थोड़ा सा ये तुम्हारा कौन सा था भी है, एचपी हो गया। एचपी मैंने बताया 115 बीएससी का इंपैक्ट है। सैलरीज फिर से, ठीक है, सैलरीज, लेट्स गो एट एवरीबॉडी। ओके, यस। चलो सैलरीज में भी जो मेन इंपैक्ट तुम्हारा आएगा 115 बीएससी का ही आएगा फिर से, देखो, ठीक है। अब 115 बीएससी में हम लोग बच्चों क्या क्या देखा कि अगर आपको चाहिए तो कुछ एग्जाम्पशन आपको निकाल देने पड़ेंगे। वो एक्चुअली लिस्ट बच्चों स्टार्टिंग में अपने पास आ चुकी थी, अगर याद है तो ये सब चेक करो। एलटीसी, लीव ट्रैवल कंसेशन, एचआरए, 1014 के तुम्हारे 1014 1 1014 2 वाले, हाँ या ना ऑल ऑफ यू। मैं सैलरी की बात करूं, ठीक है, हाँ या ना। देन पूरा सेक्शन 16 बच्चों दिख रहा है तुमको बच्चों, पूरा सेक्शन यस 16 सर। 1 2 एंड 1 ए, yes, एक्चुअली 1 ए है एंड 2 एंड 3, बराबर है, गया। मतलब योर ग्रॉस सैलरी विल बी योर टैक्सेबल सैलरी, वैसे देखा जाए तो, है ना। या ये हम्म, मेनली तो सैलरी इनकम से वही है। देख ले थोड़ा सा अपन डिटेल में, फिर उसको थोड़ा सा आगे, ठीक है, चेक करो। अब उन्होंने क्या क्या बोला है, जस्ट बी क्वाइट काइंड ऑफ क्लियर। अब यार अगर एमसीक्यू में पूछा तो कुछ भी पूछ सकते हैं ये लोग, कुछ भी कर सकते हैं, चेक करो। एन एम्प्लॉय बीइंग एन असेसी, अगर वो बच्चों 115 बीएससी में जाता है तो बच्चों एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ गंवाने पड़ेंगे। उसको क्या अलाउड रहेगा ना, पूरा अब तक जितना भी तुम्हारा पुराना वाला था ना बच्चों, क्या क्या अलाउड रहेगा बस उतना ही कह रहा हूं मैं, चेक करो। ट्रांसपोर्ट अलाउंस बच्चों नॉर्मल असेसी को कितना है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस मुझको ये बताओ बच्चों, अगर डेफ डम ब्लाइंड नहीं हो एंड विदाउट 115 बीएससी बच्चों क्या लिमिट है? 10 अमाउंट रिसीव्ड। 1014 2 में ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर नॉर्मल असेसी बच्चों कुछ लिमिट है? नहीं। गया वो 800 रुपए 1600 रुपए बच्चों, गया कब का, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है। Are you understanding or no? So only if you're यस, deaf, dumb and yes, blind जो रहेगा उनको बच्चों कितना था? 3200 रुपीज, 3200। यस 3200 बच्चों पर मंथ, बराबर है। यस। वो कंटिन्यू रहेगा। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय है जिसने 115 बीएससी लिया और उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी है, कौन सा वाला, डेफ डम ब्लाइंड वाला, 3200 रुपीज पर मंथ, तो वो एग्जाम्प्ट होगा। सो 115 बीएससी भी मिलेगा एज वेल एज 3200 रुपीज पर मंथ भी मिलेगा। क्लियर है कुछ बच्चों, समझे? यस। यस। So in respect of transport allowance granted to an employee who is deaf or dumb and blind
सॉरी, हाँ, डेफ और डम, डेफ एंड क्या लिखा, इज ब्लाइंड और डेफ एंड डम और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड विद डिसेबिलिटी ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी टू द एक्सटेंट ऑफ 3200 पर मंथ, तो मिलेगा मिलेगा, मतलब ये ही बस कंटिन्यू होगा, बाकी सब उड़ गए। यस, ऑल ऑफ यू Yes. चेक करो। फॉलोइंग बेनिफिट्स विल नॉट बी अवेलेबल अगर आपने 115 बीएससी ले लिया तो। 10-5 एलटीसी, 10-13 है एचआरए, 10-14 में बच्चों कौन से चेक करो। हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, तुम्हारा एकेडमिक के लिए कोई तुमको बेनिफिट मतलब एनकरेज किया वो वाला अलाउंस, ये सब नहीं मिलेंगे। 1042 में बच्चों को कौन सा नहीं मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन, फिर तुम्हारा हॉस्टल एक्सपेंडिचर, ट्राइबल एरिया, बराबर है, हाँ या ना। Yes. टू अदर एम्प्लॉइज, ये बेनिफिट So tribal area is 300 per month, right? Allowance. या 300, 200 देख लो भाई, देख लो अभी कल 200 आई थिंक ना, 100 है, 200 है। 200 है। 200 होना है हाँ। 200, 300, 500 वो सब बहुत सारे लिमिट्स हैं। 300 वो हॉस्टल के लिए है। वो हाँ, तो 300 is हॉस्टल के लिए, वो तो 300 रुपए। ट्राइबल 200 है। ठीक है, तो मतलब कहना है ऐसे बच्चों, ये दिस ट्रांसपोर्ट अलाउंस विल कंटिन्यू, है ना। yes. दिस ट्रांसपोर्ट अलाउंस विल कंटिन्यू, मतलब अगर कोई दूसरा भी अभी ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया एम्प्लॉय को तो बच्चों इट विल बी टैक्सेबल, हाँ या ना, ऑल ऑफ यू, यस और नो। Yes. मतलब जो बंदा डेफ डम या फिर ब्लाइंड नहीं है और उसको कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया है, इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल, क्लियर है। अगर मैं 115 बीएससी की बात कर रहा हूँ, देन परकुचर का बच्चों आपको नहीं मिलेगा, कौन सा वाला चेक करो। ओके, वैसे इनकी कौन सा बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो मील एंड स्नैक्स वाला रुपीज 50 पर मील पर, वो वाला चेक करो। फ्री फूड एंड बेवरेज थ्रू वाउचर्स प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय अप टू ₹50 पर मील, है ना। या फिर टी एन स्नैक्स वाला बच्चों वो आपको नहीं मिलेगा, दैट विल नॉट बी अलाउड एज एनी बेनिफिट, यू विल नॉट गेट, इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल, इट विल बी बच्चों व्हाट, फुल्ली टैक्सेबल, बराबर है, हाँ है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बच्चों। अगर ये इसमें से जो भी तुम्हारे ऊपर के कंपोनेंट्स थे ना, अगर ये आपकी सैलरी में है, इसका आपको सेक्शन 10 अगर मालूम है तो एग्जामेशन नहीं मिलेगा, मतलब बच्चों क्या हुआ, वो फुल्ली टैक्सेबल हुआ, समझे। ओके, बट बाकी के पर्टिकुलर बच्चों आपको मिलेंगे, ओके, दैट विल बी कंप्लीटली अलाउड, ओके एवरीबॉडी, यस। एंड डिडक्शन ऑब्वियसली और बच्चों सेक्शन 16 वाले, कौन सा वाला, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स और तुम्हारा एंटरटेनमेंट अलाउंस बच्चों तीनों नहीं मिलेंगे, फाइन एवरीबॉडी, ओके, आया ना, समझिए यहाँ तक, ऑल ऑफ यू। Yes, sir. स्वेट इक्विटी शेयर्स बच्चों क्या होता है इसमें, इज इट परक्विजिट और नॉट, टेल मी। स्वेट इक्विटी शेयर्स गिवन टू एम्प्लॉई, क्या बच्चों इसमें तुमका तुम्हारा दोनों इम्पैक्ट आता है, दोनों इम्पैक्ट मतलब क्या, तुम्हारा इनकम सैलरीज भी आता है और कैपिटल गेन भी आता है बच्चों, बताओ एवरीबॉडी, है ना, पता कि नहीं पता है, पता है। किधर गया ये, दिख रहा है बच्चों, स्वेट इक्विटी, है ना, यस, है कि नहीं। तो व्हाट, तो आई होप यू रिमेंबर बच्चों, स्वेट इक्विटी वाले में दो इम्पैक्ट आता है, एक सैलरीज वाला और एक सीजी वाला, है ना, यस एवरीबॉडी। So what is Yes. possible in case of your salary income में, which is taxable under the set of income, FMV of shares or securities as on the date of exercise of option, है ना, उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या था माइनस उसने जितना अमाउंट एक्चुअली Absolutely. है एम्प्लॉय को। अगर आपको याद हो तो सीजी में क्या होता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीजी, व्हाट माइनस व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सीजी, कुछ याद है। कंसिडरेशन वैल्यू माइनस, कंसिडरेशन मतलब सेल वैल्यू हाँ, माइनस, परचेस वैल्यू। अगर मान लो बच्चों 150 रुपये उसका फेयर मार्केट वैल्यू है, ओके, और उसने 50 रुपये में खरीदा है और उसने बच्चों 250 रुपये में मान लो, चलो ठीक है 200 रुपये में उसने बेचा है, आई अंडरस्टैंड लिया,
तो परचेस उसने 50 में किया है, अच्छा तुम कह रही हो ना, एक्चुअली पेड, ओके, एंड दिस इज योर सेल प्राइस। कैन यू टेल मी द बच्चों अमाउंट ऑफ परक्विजिट, मतलब जो सैलरी में टैक्सेबल होगा? क्वेश्चन समझ रहे हो तुमको बच्चों मेरा? वेरी गुड। 150 minus 50. विल बी व्हाट सैलरी, Yeah. ओके, और सीजी में क्या टैक्सेबल होगा? 200 माइनस 50 या 200 माइनस 150? 200 minus 150. Yeah. माइनस एफएम, मतलब या दिस विल बी सीजी, करेक्ट, समझ रहे हो? आया? Yes. So fair market value on the date of exercise of option is the cost of acquisition for such share। हाँ बच्चों, समझ रहे हो? फाइन, ओके। Yes. Yes. तो उसमें बच्चों कुछ ना कुछ अभी लिमिट आया है, लेट अस चेक दैट, ठीक है? लिमिट मतलब टाइम लिमिट आया है, चेक। चेंज इन डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कब आपको कब बच्चों करना है? यहाँ पे दिया था मैंने, इनकम शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, बराबर है? हमने उसमें यहाँ पे देखा था, हाँ या ना ऑल ऑफ यू? जब उसको अलॉट किया गया तब वो टैक्सेबल होगा। एंड व्हाट इज द क्वांटम ऑफ टैक्सेबिलिटी, दैट आल्सो वी हैव सीन, एफएमई माइनस एक्चुअल प्राइस पेड, बराबर बच्चों? हाँ या ना? Yeah. Yes. यहाँ पे देयर इज अ चेंज, ऑब्वियसली व्हाट इज द चेंज, चेक करो। तो चेंज इन डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कौन से साल में टैक्सेबल होगा? So tax on purchaser of specified securities and sweat equity is required to be paid in the year of exercising of option, बराबर? इन द ईयर ऑफ बच्चों एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन, जब वो एक्सरसाइज करेगा तब वो उसका टैक्सेबल वो साल में होगा, वो आपको दिया जाएगा कि व्हेन हैज ही एक्सरसाइज द ऑप्शन, ठीक है? बट सुनो मेरी बात, वेयर सच शेयर्स और सिक्योरिटीज आर अलॉटेड बाय करंट एम्प्लॉयर, ठीक है, बट बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप, बच्चों फिर से शायद तुमने कंपनी लॉ में भी स्टार्टअप वाले कंसेप्ट देखे रहेंगे कुछ ना कुछ, बराबर है? तो स्टार्टअप और काइंड ऑफ वेरी मच प्रमोटेड और एनकरेज। अब ये कौन सा स्टार्टअप है बच्चों? तो सेक्शन 80 ए आईएसी में आएगा, ओके, सेक्शन 80 ए आईएसी में जो आएगा अप्रूव्ड। अब ऑब्वियसली सेक्शन 80 आईएसी जो है अपने सिलेबस में नहीं है, इट इज गिवन इन डिटेल इन सीए फाइनल, तो अपने को देखना नहीं कि विच काइंड ऑफ यू कैन से कंपनीज और एम्प्लॉयज विल बी एलिजिबल फॉर 80 आईएसी, ओके क्लियर? बस तुमको इतना ही जानना है कि वो 80 आईएसी वाला एलिजिबल स्टार्टअप है। आई अंडरस्टैंडिंग योर बच्चों? जो एम्प्लॉयर है जो Yes. स्वेट इक्विटी दे रहा है, जो एम्प्लॉयर है बच्चों जो स्वेट इक्विटी दे रहा है, दैट एम्प्लॉयर इज एलिजिबल स्टार्टअप। यहाँ तक ठीक है एवरीबॉडी? अगर ऐसे एम्प्लॉयर ने स्वेट इक्विटी दिए तो बच्चों परचेज विल बी टैक्सेबल व्हेन, यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है? फाइन, चेक। उनके लिए दिया बच्चों 3 लिमिट्स, विच एवर इज अर्लियर, ओके? क्या 3 डेट से बच्चों? आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स, हे माँ माता जी, 4 साल है ना, है ना? फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, जब उसको बच्चों शेयर्स दिए गए रहेंगे वहां से बच्चों विद इन 4 इयर्स मैक्सिमम, विच एवर अर्लियर बोला है, तो 3 लिमिट दिए बच्चों, ठीक है? या फिर द ईयर इन विच सेल ऑफ सिक्योरिटी और शेयर इज मेड बाय द असेसी, बच्चों जब असेसी ने बेच दिए, मान लो बच्चों 4 साल के पहले उसने बेच दिया, तो क्या हो जाएगा? इट विल बी टैक्सेबल अर्लियर, हाँ या ना? ओके क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes. समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहा। Lastly, the assessee ceases, मतलब क्या बच्चों? stops being employee of the same employer, उसने बच्चों जॉब बदल दी। अब ये तीनों में से, मतलब तीनों में से जो भी जल्दी हो जाए इन दैट ईयर टैक्सेबल हो जाएगा, ओके? आई अंडरस्टैंडिंग? मतलब मेरी बात सुनो, अगर मान लो उसने बच्चों 5 साल के लिए उसने बच्चों जॉब नहीं चेंज किया, 5 साल के लिए बच्चों से जॉब नहीं चेंज किया, 5 साल वो एम्प्लॉयर के पास ही है, 5 साल उसने ऑब्वियसली बेचा भी नहीं है शेयर, तो मैक्सिमम टाइम पीरियड बच्चों क्या हो रहा है? 4 साल। समझे? एवरीवन गॉट इट क्लियर? अंडरस्टूड क्लियर? तो ये किसके लिए एप्लीकेबल ओनली बच्चों? जो एलिजिबल स्टार्टअप है अंडर सेक्शन 80 आईएसी। यस, फाइन। अगर वो नहीं है तो क्या बच्चों? ऑब्वियसली इन द ईयर इन विच वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है, उतना ही है ना? ऑल ऑफ यू गॉट इट क्लियर? तो बस इसको याद रखना, कौन सा वाला? एलिजिबल स्टार्टअप वाला, फाइन। अगर बतने से खराब रहेगा एग्जाम में तो उसके ऊपर पूछ लिया तो पूछ लिया भाई, बट मतलब आई डाउट, बट है ना? फाइन एवरीबॉडी, ओके? क्योंकि जब तक 80 आईएसी डिटेल में नहीं करेंगे तब तक फिर मेरे को लगता है मेरे को कुछ पॉइंट है बच्चों, दैट दे विल आस्क यू क्वेश्चन ऑन दिस, है ना? डन एवरीबॉडी? बढ़े आगे हम लोग, ऑल ऑफ यू? Yes, sir.
क्या तुमने लेटेस्ट आईसीएस टेलीमेंटल डाउनलोड किया है पीडीएफ या फिर बाय कर लिया है क्या? Yes, sir. यू शुड डू दैट, ओके, यू शुड डू, एक तो बाय कर लो आईसीएस ही ऑब्वियसली, या फिर उसको पीडीएफ तो कम से कम कर ही लेना, ओके फाइन। आई थिंक बाइंग विल बी चीपर देन फोटो कॉपी जेरोक्स करना, ठीक है, या फिर प्रिंट करना ऑफ दोस मटेरियल। आगे प्रोविडेंट फंड में भी चेंजेस बच्चों, याद है ना प्रोविडेंट फंड तुमको कौन से रिकग्नाइज अनरिकग्नाइज बच्चों आया ना, राइट। Yes. बाद में तुम्हारा लास्ट वाला कौन सा तुम्हारा पीपीएफ भी आएगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ओके। तो मैं नॉर्मल प्रोविडेंट फंड की बात कर रहा हूँ नाउ, उसमें बच्चों कितना कंट्रीब्यूशन होगा, सुनो मेरी बात। तुम्हारे प्रोविडेंट फंड में जो है एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है ऑब्वियसली, यस, रिकग्नाइज अनरिकग्नाइज पीपीएफ, और एक है ना तुम्हारा हाँ सही बात, राइट, किधर SPF, RPF, CRPF. रिकग्निशन स्टैट्यूटरी Yes, statutory. रिकग्नाइज अनरिकग्नाइज स्टैट्यूटरी Recognized, unrecognized, and PPF, Public Provident Okay. Fund. यस, ओके, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुम्हारा बच्चों एम्प्लॉयर भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, हाँ या ना, ओके। तो चेक करना, प्लीज पे अटेंशन नाउ। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ अपर लिमिट डाल दी, जैसे बच्चों को ग्रेजुएटी का लिमिट कितना है, 2 lakh. ग्रेजुएटी 20 लाख, यस हितेश थैंक यू। 20 lakhs. हाय मैं हाँ 20 लाख से, ओके, ग्रेजुएटी में स्टैट्यूटरी लिमिट Yes, 20 lakhs. बराबर। आई थिंक रिट्रेंचमेंट का भी लिमिट है, वीआरएस का भी लिमिट है 5 लाख, किसका बच्चों जल्दी बताओ, रिट्रीटमेंट का. रिट्रेंचमेंट का 5 लाख है, बराबर, याद आ रहा है, हम्म. ठीक है Yes. fine। तो समथिंग सिमिलर यहाँ पे भी एक अपर लिमिट आया है बच्चों फ्रॉम फॉर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, बट वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों फॉर ओनली फॉर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ओके। चेक करो बच्चों, एक नया तुमको क्लॉज आया सेक्शन 17 में सबसेक्शन 2 क्लॉज 7, सुनो मेरी बात, हाँ, अमाउंट या फिर एग्रीगेट्स ऑफ अमाउंट, मतलब कितने भी इंस्टॉलमेंट रहेंगे या फिर लमसम डाल दिया रहेगा, तो वो चलो वो कुछ खास बात नहीं। सो अमाउंट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन मेड टू द अकाउंट ऑफ असेसी, बच्चों अपना असेसी कौन है चैप्टर में, एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉई है, सैलरीज में बच्चों अपना असेसी कौन होता है, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर. एम्प्लॉई। भाई पूरा जो चैप्टर है वो एम्प्लॉयर के लिए है या एम्प्लॉई के लिए है, किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, एम्प्लॉयर है एम्प्लॉई, Employee का. एम्प्लॉई का, एम्प्लॉई. Employee. मतलब फ्यू, हाँ। अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी की बच्चों बात करूं, हेड ऑफ इनकम की, हम किसको टैक्सेबल कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड को या टेनेंट को, हमारा असेसी कौन है हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में, लैंडलॉर्ड या टेनेंट, Landlord. 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 वेरी गुड। सिमिलरली Landlord. सैलरी में बच्चों अपना एसएससी कौन है, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई, एम्प्लॉई. इनकम फ्रॉम सैलरी Employee. इसमें लिखा होगा एम्प्लॉई में है ना, समझ रहे हो, ओके फाइन, गॉट इट लिया। मैं जब डबल ई लिखूं वो इट इज एम्प्लॉई, अगर मैं ई आर लिखूं बच्चों वो एम्प्लॉयर है, ठीक है शॉर्ट में, ओके एवरीबॉडी, समझे, चलो ग्रेट। Excuse me, sir. Sir, can I leave? Actually, I didn't reach home up till now. Sorry. कॉल किया, कंट्रीब्यूशन मेड टू द अकाउंट ऑफ द असेसी, एम्प्लॉय के खाते में जमा किया, किसने, बाय द एम्प्लॉयर, ओके, कौन सा खाता, आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, फाइन क्लियर, या फिर एनपीएस तुम्हारा बच्चों नेशनल पेंशन स्कीम जो अप्रूव्ड है 80/1 के अंदर, ओके, या फिर अप्रूव्ड फिर से सुपर एनुएशन फंड, ओके। और ये तीनों में, हाँ तीनों में मिला के क्यूमुलेटिव लिमिट लाया है एक्सीडिंग रुपीज 7.5 lakhs in a year, समझ रहे हो, that Yes. excess obviously will be taxable as perquisite in the hands of employee, yes, I have told you this always, perquisite बच्चों हमेशा क्या होता है, it is benefit given by employer to employee, है ना, perquisite हुआ बच्चों, ठीक है। तो मतलब up to 7.5 lakhs बच्चों it is not a perquisite, okay, 7.5 lakhs से ऊपर गया तो बच्चों that is a perquisite taxable in the hands of employee, हाँ या ना, समझे कि नहीं, कौन सा कंट्रीब्यूशन बच्चों, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तुम्हारा 80/1 वाला एनपीएस एंड तुम्हारा बच्चों अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, ये तीनों मिला के, समझे कि नहीं, ओके। सर ये रेगुलर में भी यही अमेंडमेंट है ना, मतलब ये सिर्फ 115 BSc नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, ये नॉर्मल है बाबा, ये नॉर्मल है, हाँ वही. एक मिनट, यहाँ पे तुम्हारा नॉर्मल सब खत्म हो चुका, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया तुमने, खत्म हो गया, ठीक है। सर्टिफिकेट का एग्जांपल मैंने कंप्लीटली अलग से बताया तुमको,
Yes. वाला वो अलग से, उसका 115 बीएससी से लेना देना नहीं। प्रोविडेंट फंड का ये जो चेंज उसका 115 बीएससी से लेना देना नहीं। ओके, गॉट इट एवरीबॉडी? Yes. ओके फाइन, ध्यान देना। अब क्या कह रहा था मैं? तो अब ओवरऑल अपर लिमिट बच्चों कितना आ गया? 7.5 लाख आ गया है, बराबर है। अब देखो उसके अगले क्लॉज में क्या दिया, 17(2)(7)(a) में बच्चों क्या दिया, चेक करो, समझ रहे हो? अब मुझको ये बताओ बच्चों, आई होप यू रिमेंबर कि सुनो, अगर मेरा रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, ओके, पैसा का फंड है मतलब, ठीक है बच्चों, हु इज द ओनर ऑफ दिस फंड, मतलब किसके लिए बनाया है बच्चों? ये एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय के लिए बनाया है। मुझको ये बताओ बच्चों, इसमें कंट्रीब्यूट कौन करेगा, कौन कौन करेंगे? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। वेरी गुड, एम्प्लॉयर भी पैसा डालेगा उसमें, इक्वल कंट्रीब्यूशन है ना बच्चों, और एम्प्लॉय भी एम्प्लॉय भी, डालेगा, हाँ। बराबर है, वेरी गुड। बच्चों जब वो निकलेगा बाहर, मतलब इफ एट ऑल यू रिमेंबर, निकलेगा बाहर मतलब बच्चों इसमें अभी क्या क्या जमा होगा, मतलब ये तुम्हारा जो पैसा इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग मे बी, और जब वो रिमूव करेगा, है ना, देयर विल बी समथिंग कंपोनेंट फ्रॉम अगेन एम्प्लॉयर, और उसका खुद का बच्चों कंट्रीब्यूशन, है ना, मतलब जैसे आया वैसे जाते हो कि बच्चों हम लोग देख सकेंगे कि एम्प्लॉयर की बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयर कितना मिल रहा है, और बिकॉज ऑफ एम्प्लॉय खुद का उसको कितना मिल रहा है, बराबर है, आया ना। Yes. तो बच्चों ये जब इनपुट और आउटपुट बच्चों क्या सेम अमाउंट रहने वाला है? नहीं, नहीं, क्या, क्यों, क्या बढ़ेगा? वेरी गुड, इंटरेस्ट ऐड होगा ना। वेरी गुड, इंटरेस्ट बढ़ेगा, सही बात है, समझे बच्चों? और इन सबके हम लोग ट्रीटमेंट देख चुके हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या होगा, एम्प्लॉयज प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन, और फिर बच्चों इंटरेस्ट एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन पे, बराबर है। इसका क्या इंपैक्ट होगा हम लोग देखते हैं, हाँ या ना? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड क्लियर? सो बेसिकली प्लीज पे अटेंशन, ये जो 7.5 लाख है ना बच्चों, 7.5 lakhs, okay, that also includes interest earned accruing on employees contribution। तो समझे या बाउंसर गया बच्चों? इतने समझा? जब इंटरेस्ट अक्रू ऑन करोगे ऑन एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन पे, वो भी गिना जाएगा while calculating the limit of 7.5 lakhs, क्योंकि बच्चों तो उसको फायदा हो ही रहा है ना, एम्प्लॉय को तो फायदा हो रहा है ना, समझे कि नहीं समझे? हाँ। मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो बच्चे एम्प्लॉयर ने एग्जैक्टली 7.5 lakhs कंट्रीब्यूट किया, बराबर, साल भर में, इट इज एट द लिमिट, बराबर है, ओके। बट ये इसके ऊपर तो इंटरेस्ट तो कमाएगा ना एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब फंड में तो इंटरेस्ट हम लोग कमाएंगे, उसको अक्रू तो होगा वो। मान लो Yes. 1000 रुपए इंटरेस्ट कमाया हम लोगों ने, कमाया मतलब क्या, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 10,000? नहीं, एम्प्लॉयर ने 7.5 लाख भरा, बट जो फंड है, फंड भी तो इंटरेस्ट अर्न करता है ना, तो फंड अर्न 10,000 इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। बच्चों क्या वो 10,000 टैक्सेबल होगा एज पर? नहीं, नहीं होगा। पढ़ ले तो फिर हम लोग लॉ फिर से, ठीक है, एवरीवन पे अटेंशन, ओके, पे अटेंशन, चेक करो क्या कहता है ये, ठीक है। एनी एनुअल एक्रेडिटेशन, पहली बात बच्चों एक्रेडिटेशन का मतलब क्या होता है, एनीबॉडी? यू कैन इंक्रीज इन वैल्यू, क्या? इंक्रीज इन अमाउंट। हाँ, सही बात है, बस खत्म, इंक्रीज, सही बात है ना, खत्म। एक्रेडिटेशन मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ओके, बढ़ रहा है। सुनो मेरी बात, तो हर साल एनी एनुअल एक्रेडिटेशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड और एनी अदर अमाउंट। सुनो मेरी बात बच्चों, ये जो फंड हुआ ना तुम्हारा, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, है ना, ये तो फंड है ना आफ्टर ऑल यार, तो फंड भी तो पैसा कमाएगा, फंड भी तो इंटरेस्ट मतलब अक्रू कर रहा है, ठीक है, उसका तुम्हारा उसमें जो वैल्यू बढ़ता जा रहा है, वेल्थ बढ़ते जा रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और वॉट एवर, फाइन टिल हियर, ओके। सो एनी एनुअल एक्रेडिटेशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड और एनी अदर अमाउंट ऑफ सिमिलर नेचर, वो छोड़ दो, during the year to the balance of the credit of the RPF or NPS or approved superannuation fund। ये जो तीनों में से फंड कोई भी रहेंगे आपके, इसमें जो अमाउंट बढ़ती जा रही है अपने आप, क्यों बढ़ती जा रही है बच्चों? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड और समथिंग सिमिलर, बिकॉज ऑफ सम इन्वेस्टमेंट डन बाय द फंड, ओके। अब सुनो मेरी बात, टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, बच्चों इंटरेस्ट जो मिल रहा है आपको, वो एग्जैक्टली डायरेक्ट बिकॉज ऑफ क्यों मिल रहा है, मान लो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की वजह से जो मिल रहा है इंटरेस्ट, okay, which is included in the total income in any PY under section 17(2)(7) बच्चों, 17(2)(7) बच्चों कहाँ पे है, ये है 17(2)(7 बच्चों, ओके, ये जो गिना गया है या फिर माना गया है, ओके, इन द करंट ईयर, ठीक है, क्लियर, computed in the prescribed manner
exceeding rupees 7.5 lakhs in a year will be taxable as perquisites. मतलब क्या समझा बच्चों आपको? जो एम्प्लॉयर है, सुनो मेरी बात, उसने जो बच्चों कंट्रीब्यूट किया है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या फिर आपके एनपीएस में या फिर आपके सुपरएनुशन फंड में बच्चों, है ना, और बच्चों उसकी वजह से आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, यस, ओके, यस और नो, हाँ जो आपके एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन की वजह से भी इंटरेस्ट मिलेगा क्या? मिलेगा ना, हाँ ऑब्वियसली मिलेगा। बट हम कौन से इंटरेस्ट को ओनली कंसिडर करने वाले बच्चों? एम्प्लॉयर के। एम- एक बात सिंपली समझो, परक्विजिट मतलब क्या होता है? किसी ने तुम्हारा फायदा करा के दिया, तो यहाँ पे बच्चों इंटरेस्ट भी तुम्हारा फायदा है, ये वाला भी इंटरेस्ट तुम्हारा फायदा है, नीचे वाला मैं जो एम्प्लॉय से आ रहा है, बट ये नीचे वाला जो बच्चों इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो खुद के कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से मिल रहा था ना, है ना, तो वो तो काउंट करना ही नहीं अपने को। हाँ पर ये जो आपको ऊपर वाला मैं इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ, तो आपको क्यों मिला? बिकॉज एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, समझे? तो even this will be taxable as perquisite if it is exceeding बच्चों what 7.5 lakhs. लाइक Here everybody, yes, हाँ या ना? यस सर इसमें बच्चों हमको स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन देखना पड़ेंगे, है क्या नहीं, अदर अपने को एक दूसरे रेफरेंस बुक से देखना ही पड़ेगा, ठीक है? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड क्लियर? यस ओके और नॉट? तो बच्चों यहाँ पे 7.5 लाख का लिमिट आया कि नहीं आया? आया, आया एक्चुअल कंट्रीब्यूशन वाला। दूसरा बच्चों को दूसरा लिमिट कौन सा है आपको 7.5 लाख का? इंटरेस्ट का भी आया, ठीक है, इंटरेस्ट डिविडेंड और एनी अदर इंक्रीज इन दी फंड, बट विच रिलेट्स टू व्हाट बच्चों? एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की वजह से, समझे? यस सर गॉट इट Yes, एवरीबॉडी? sir. फैंटास्टिक। एक बार मैं फिर से आई टेल यू, अगर एक बार स्टडी मटेरियल में हो सके तो देख लेना बच्चों, कोई क्वेश्चन दिया है क्या, अगर नहीं दिया बच्चों तो अपने को रेफरेंस बुक से देखना ही पड़ेगा, ओके फाइन? बड़े हम लोग आगे, ऑल ऑफ यू एवरीबॉडी। यस सर और एक हेड ऑफ इनकम आज उड़ा देते फिर हम लोग, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस। सैलरीज में बच्चों एज सच मेन इंपॉर्टेंट तुम्हारे चेंजेस क्या हुआ? दो है, कौन सा वाला? स्वेट इक्विटी वाला, दैट इज आल्सो ओनली फॉर एलिजिबल स्टार्टअप, ठीक है, और दूसरा वाला बच्चों प्रोविडेंट फंड वाला इज एन इंपॉर्टेंट चेंज, ओके एवरीबॉडी? तो प्रोविडेंट फंड में बहुत बड़े जब अमाउंट होंगे कि एम्प्लॉयर इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉय के लिए, बहुत बड़ा 7.5 लाख मतलब बहुत बड़ा अमाउंट हो गया कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तो 7.5 लाख का अगर ऊपर कुछ जाता है बच्चों, आपको फिर से उसको डालना पड़ेगा 17.2 के अंदर, मतलब परक्विजिट के अंदर। कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ऑल ऑफ यू? 17.1 is your regular salary, 17.2 is your perquisites, and 73 बच्चों क्या आपका प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ऑल ऑफ यू? हाँ अगर 7.5 लाख के ऊपर चला गया कोई कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का फॉर ऑल दीज एनी ऑफ दीज थ्री फंड्स या फिर इन टोटलिटी, परक्विजिट के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, बराबर? फाइन, ऑल ऑफ यू? आईओएस देख लेते बच्चों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, है ना? चलो 56 to 10 बच्चों क्या होता है? बच्चों 56 to 10 क्या होता है? वेरी गुड हितेश, बस हितेश ही आंसर कर रहा है क्या? बाकी लोग क्या कर रहे हो? हाँ, ओके फाइन, लेट्स गो एट एवरीबॉडी। इट इज गिफ्ट। नाउ गिफ्ट कैन बी ऑफ टू टाइप बच्चों, विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। कुछ पता है कि नहीं पता है? अगर हाँ पता है प्लीज 1 लाख आपका एफएमवी है, फेयर मार्केट वैल्यू, या फिर आपका स्टैम्प ड्यूटी जो भी रहेगा, ओके व्हाटएवर इट माइट, अगर आपको कंप्लीटली फ्री में मिल रहा है बच्चों, दैट इज विदाउट कंसिडरेशन, बराबर है? पर अगर कोई चीज 1 लाख की है, आपने बच्चों उसको मान लो 60,000 रुपए दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, यस, तो दिस इज व्हाट इनएडिक्वेट या विदाउट कंसिडरेशन बच्चों? दिस इज इनएडिक्वेट, मतलब पूरे का पूरा आपने उसको फेयर प्राइस नहीं दिया था, तो बच्चों इन दैट केस व्हाट विल बी टैक्सेबल एज सच, मतलब मैं अभी बस एग्जांपल दे रहा हूँ, 40,000 विल बी टैक्सेबल एज बैलेंस, है कि नहीं बच्चों? गिफ्ट, है ना? याद है कि नहीं बच्चों? यस तो इन दैट केस बच्चों फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में क्या चेंज हुआ है, ठीक है, इट इज ओनली फॉर इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इफ कंसिडरेशन इज लेस देन, अगर जो आपने पैसा पे किया है असेसी ने, इट इज लेस देन एसडीवी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बच्चों कब आएगा? इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना, एसडीवी ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड द डिफरेंस बिटवीन एसडीवी एंड कंसिडरेशन इज मोर देन हायर ऑफ, ये भगवान, ये तुमको पहले से लॉ पता है कि नहीं पता है? जो डिफरेंस है बच्चों कितना है, कम पता से है
तो बच्चों डिफरेंस है बिटवीन योर एक्चुअल अमाउंट पेड एंड एसडीवी। कम से कम बच्चों अगर 50,000 का है या फिर 5% ऑफ कंसिडरेशन था, है कि नहीं? ऑल ऑफ यू हाँ 5% करके कितना हो चुका है? 10% ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है? है ना? तो लिमिट बढ़ाई गई है वहां पे, ठीक है? ऑल ऑफ यू 5% शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, ओके? एवरीबॉडी अभी उन्होंने 10% किया, व्हाट डिड एवरीबॉडी टेल यू? ओके, देन इन दैट केस ऑब्वियसली जो तुम्हारा डिफरेंस रहेगा दैट विल बी योर आईओएस, है ना? ओनली चेंज बच्चों क्या, इंस्टेड ऑफ 5% इट इज नाउ 10%। किधर 10%. 10%। हाँ ईसीजी, हाँ चेक करो बच्चों, 56 to 10 दिख रहा है तुमको बच्चों यहाँ पे? Yes. हमारे 5% हुआ करता था, याद है ना? डिफरेंस इज अभी एट लीस्ट ऑफ 50,000 और 5% ऑफ कंसिडरेशन, है ना? दोनों में से जो भी हाई रहेगा। अब बच्चों 5% का क्या हो गया? 10%. ठीक है, ओके एवरीबॉडी, फाइन। yes, ये तुम्हारा हुआ चेंज इन केस ऑफ आईओएस, मतलब वन चेंज। देन वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज बच्चों क्या हुआ? डिविडेंड बच्चों पूरी तरह से टैक्सेबल हो गया। इन हुज हैंड्स? ऑब्वियसली असेसी, मतलब शेयर होल्डर। हाँ या ना ऑल ऑफ यू एवरीबॉडी? हाँ या ना? तुम्हारे बच्चों डिविडेंड तुम्हारे दो रहेंगे, फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, वो तो है ही है ना? उसके अलावा बच्चों कौन सा डिविडेंड होता है? उसके अलावा बच्चों कौन सा डिविडेंड होता है? नॉर्मल सॉरी मतलब फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड के अलावा एनीबॉडी? हिंट दूं? हाँ दो. वेरी गुड। सेक्शन 2 में है, किसी ने आंसर दे दिया ऑलरेडी। सेक्शन 2 में बच्चों आता है 222, है ना? 222 ए से लेकर बच्चों ई जो भी है, दे आर ऑल नोन एज डीम्ड डिविडेंड। एक्चुअल डिविडेंड है क्या वो? नहीं, बट कुछ बेनिफिट जा रहा है क्या शेयर होल्डर को? हाँ, दैट इज डीम्ड डिविडेंड बच्चों। आया ना? ऑल ऑफ यू गॉट इट क्लियर? हाँ हाँ, तो अभी पुराने जमाने की yes, तरह बच्चों, अब ये डिविडेंड बच्चों क्या हो गया फिर से? इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, ओके? चेक करो, तो टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या भी जो भी किया रहेगा और पेड, है ना? 222 ए से लेके आप जो भी देख लोगे बच्चों, उसको जो भी फायदा हो रहा है शेयर होल्डर को, टैक्स जब उसको बच्चों फायदा हुआ है, ओके? व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स? नॉर्मल स्लैब रेट, उसके नॉर्मल इनकम में बच्चों ऐड हो जाएगा। 15%। हाँ normal। क्या हो गया? 20%. 20% है? तुम 100% बीबी इसकी बात कर रही हो क्या? किसकी बात कर रहे हो बच्चों? 57. हाँ Section 57. हाँ, डिडक्शन की बात कर रहे हो? हाँ. ओके, उसमें क्या? Deduction from dividend income. हाँ वो तो Lower क्या हो of गया? हाँ, lower of actual or 20% of dividend. वो डिडक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, टैक्स अमाउंट की बात, मैं तो टैक्स इसकी बात कर रहा हूँ, टैक्स रेट की बात हाँ. कर रहा हूँ। Tax का 15% ना? 15%. In normal dividend is 15%. ऑल ऑफ टैक्सेस मतलब जो भी तुमको मिला है 222 ए और ई तक, तुमको बच्चों विल बी टैक्सेबल व्हेन इन द ईयर ऑफ जिसको फायदा हुआ है एट नॉर्मल स्लैब रेट्स, बराबर? इंटरिम डिविडेंड एज वेल एज फाइनल डिविडेंड बच्चों जब जब मिलेगा, जब जब डिक्लेयर हुआ, इट विल बी अगेन टैक्स्ड एट व्हाट? नॉर्मल स्लैब रेट्स, ओके फाइन। इंटरिम जो साल में मिला वो, और ऑब्वियसली फाइनल डिविडेंड बच्चों जो साल में उसको डिक्लेयर किया है, व्हेन ही गॉट द राइट फॉर द डिविडेंड, इन दैट ईयर विल बी, यस एवरीबॉडी? Yes. बट डिडक्शन देख लो बच्चों, यस अभी डिडक्शन आया है तुमको, है ना? अब बच्चों पहले का डिविडेंड इनकम कंप्लीटली एग्जेम्प्ट ही था,
तो डिडक्शन पहले था क्या? नहीं था। अभी डिविडेंड इनकम बच्चों टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ एसएससी, दैट्स व्हाई ये डिडक्शन भी अपने पास अवेलेबल है। क्या है? फॉलोइंग इज अलाउड एज डिडक्शन, लोअर ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर टू अर्न सच इनकम। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर टू अर्न सच इनकम मतलब अपने बच्चों कौन सा इनकम अर्न किया? ऑल एनी काइंड ऑफ डिविडेंड इनकम, है ना। ये डिविडेंड अर्न करने के लिए अगर अपने बच्चों इन्वेस्टमेंट के लिए, ये डिविडेंड अर्न करने के लिए बच्चों अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई ना कोई लोन बोरो किया रहेगा, आपने कहीं ना कहीं अपने बच्चों इंटरेस्ट पे किया है, ओके, सो दैट अमाउंट इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, या फिर 20% आपको बच्चों फिर से काइंड ऑफ यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया, whichever is lower will be allowed as what बच्चों? Deduction. Clear? Yes, sir. Obviously income then deduction, फिर जो बैलेंस रहेगा that will be taxed at what? Normal slab rate. बराबर है all of you? Yes. Fine. Now tell me, enhanced surcharge on dividend is not applicable. What do you mean by enhanced surcharge बच्चों? कौन सा वाला? Anybody? लास्ट 37% और 37 और हाँ सही बात, 25 and 37. 25 ना 37 and 37. It is something similar like your तुम्हारे LTGC में भी तुम्हारे बच्चों चेंजेस हुआ है यहाँ पे, बराबर है। कैपिटल गेन में भी ऐसा ही है ना, मतलब लास्ट ईयर ही हो चुका था वो, बराबर है। सो जो ओरिजिनल से था बच्चों 10 and 15% वो तो कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद जो नए लाए गए थे 25 and 37% बच्चों, उनको हम लोग कहते हैं एनहांस्ड सरचार्ज। क्लियर ऑल ऑफ यू? फाइन एवरीबॉडी? Yes, sir. लास्ट बच्चों कुछ बचता? अच्छा आज का लास्ट इतना ही है। Okay. अगर मैं 115 बीएससी की फिर से बात करूं तो बच्चों मतलब अपने आईओएस में मेन चेंज क्या हुआ? आईओएस में डिविडेंड वाला, हाँ या ना? Dividend income taxable. डिविडेंड इज नाउ टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एसएससी। यस। बाद में तुम्हारा इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में बच्चों जो तुम्हारा इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें जो 5% का गैप है उसको बच्चों कितना हो गया? अभी 10% हो चुका है। करेक्ट है। ये दो इंपॉर्टेंट चेंजेस है। उसके अलावा बच्चों 115 बीएससी का क्या इम्पैक्ट है? आपको वो फैमिली पेंशन वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा। याद आ रहा है? स्टार्टिंग में दिया था, अगर आपका बच्चों इनकम है फ्रॉम फैमिली पेंशन तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। चेक करो डिडक्शन रेस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन बच्चों कितना आता है वो अमाउंट? याद है किसी को? है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो बाकी आपको डिडक्शन मिलेंगे क्या? बाकी मिलेंगे, ध्यान देना। 57 के आपके जो भी इनकम रहेंगे उसके लिए जो भी डिडक्शन अलाउड है बच्चों दैट ऑल विल बी अलाउड एक्सेप्ट 57(2) है, मतलब तुमको फैमिली पेंशन वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा। बाकी जो भी डिडक्शन रहेंगे बच्चों 57 के वो आपको मिल सकते हैं। हाँ या ना? कितना बच्चों अमाउंट जल्दी बोलो 57 का? एनीबॉडी? नो? 15,000 15,000 है ना, या फिर 1/3 भी है ऐसा कुछ? तो दोनों भी है, whichever is less. whichever is lower, 1/3 और 15,000 whichever is lower, ये नहीं मिलेगा if you are opting for 115 BAC, और अगर ऑब्वियसली आपको फैमिली पेंशन मिलता रहेगा तो, है ना। डन ऑल ऑफ यू? यस चलेगा। आज के लिए इतना रखते हैं अपने। कितने? 2 हेड ऑफ इनकम हो गए, 3 ना? सैलरीज, 3 हो एचपी गए। सैलरीज एंड एचपी में कुछ था ही नहीं IOS. बच्चों, एचपी सैलरीज एंड आईओएस। ठीक है, डन ऑल ऑफ यू? ओके। बाकी कुछ रहेगा अगर चेंजेस या फिर जो भी रहेगा आई विल पुट इट इन द ग्रुप। ओके एवरीबॉडी? Yes, sir.